Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 4 turning effect of forces exercise questions. Question 4.1 is encircle the correct answers from the given choices. Statements given है, हर statement के साथ 4 options हैं. हमने इनमें से right option select करना है. Part number 1 is two equal but unlike parallel forces having different line of action produce. Right option is B, a couple. Couple में हमने discuss किया था two unlike parallel forces होती हैं और ये फोर्सेस डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन के अलोंग एक्ट करती हैं. पार्ट नंबर 2 इज द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर. राइट ऑप्शन इज डी, एनी नंबर. हेड टू टेल रूल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस रूल के थ्रू हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ फोर्सेस ऐड कर सकते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं है. फोर्सेस का कोई भी नंबर हो सकता है, जितनी मर्जी फोर्सेस को हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग हेड टू टेल रूल. Part number 3 is the number of perpendicular components of a force are. Right option is B. There are two perpendicular components of a force, horizontal component and vertical component. या हम कह सकते हैं Fx, Fy, x component, y component. Part number 4 is a force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal. Its horizontal component will be. Students, horizontal component basically Fx है और Fx को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज Fx इज इक्वल टू F cos थीटा. तो Fx की ये फॉर्म है. हम सिंपली फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे 10 न्यूटन, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, cos 30 फाइंड करेंगे, उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 8.7 न्यूटन. राइट ऑप्शन इज डी. Part number 5 is a couple is formed by. Right option is D, two equal and opposite forces not in the same line. अभी couple को हमने डिस्कस किया है. couple में two unlike parallel forces होती हैं, यानी ऐसी forces जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं. और दूसरी कंडीशन ये है कि ये forces एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक्ट नहीं करती. राइट ऑप्शन है डी. पार्ट नंबर 6 इज अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स. राइट ऑप्शन इज डी, एक्सेलरेशन इज 0. हमने डिस्कस किया था अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता. और एक्सेलरेशन क्या है? बेसिकली एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है. अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इस केस में क्या है? एक्सेलरेशन होगा 0. Right option is D. Next is part number 7. A body is in neutral equilibrium when its center of gravity. Right option is C. Keeps its height if displaced. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमने देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्टेबल स्टेट से डिस्टर्ब किया जाए तो वो एक न्यू पोजीशन में आ जाता है और वो न्यू पोजीशन भी स्टेबल पोजीशन होती है. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट न्यू पोजीशन में इसलिए स्टेबल हो जाता है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट सेम रहती है. तो इस केस में राइट ऑप्शन है सी, कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड. नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय. राइट ऑप्शन इज सी, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. रेसिंग कार्स को बॉटम से हैवियर डिजाइन किया जाता है. इसके अलावा रेसिंग कार्स की बेस वाइड डिजाइन की जाती है ताकि यू टर्न लेते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वर्टिकल लाइन बेस में से ही पास करे. तो राइट ऑप्शन है सी. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.2 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. पार्ट नंबर 1 इज रिजल्टेंट वेक्टर. तो इसका आंसर है ये. A resultant vector is a single vector that has the same effect as the combined effect of all the vectors to be added. रिजल्टेंट वेक्टर को हमने रिजल्टेंट फोर्स की फॉर्म में चैप्टर में डिस्कस किया था. रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा सिंगल वेक्टर है जो तमाम वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट रखता है. यानी किसी बॉडी पे अगर एट अ टाइम 10 वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, 10 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो इन 10 की 10 फोर्सेस या 10 के 10 वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट रखता है. नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 2, टॉर्क. तो टॉर्क की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं ऑन पेज नंबर 90. ये है टॉर्क की डेफिनेशन. तो इसे पेज नंबर 90 पे मार्क कर लें. इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 3, सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है पेज नंबर 94 पे, जस्ट लाइक दिस. तो ये आपने ब्लॉक मार्क कर लेना है. पार्ट नंबर 4 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन है पेज नंबर 94 पे अगेन. तो ये डेफिनेशन ये वाली है, ब्लॉक वाली. तो आपने पेज नंबर 94 पे मार्क कर लेनी है. एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, ये आपने नोटबुक पे नोट करना है और बाकी 3 पार्ट्स आपने बुक पे मार्क करने हैं. मैंने 3 पार्ट्स के स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या मार्क करना है. नेक्स्ट इज 4.3, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग. पार्ट नंबर 1 इज लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस. तो
ये है बेसिकली आंसर इस पार्ट का। Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction. Like parallel forces ऐसी forces हैं जो एक दूसरे के parallel हैं और same direction में act कर रही हैं. For example, apples in a bag. Weight of each apple is acting vertically downwards. Example हम लेते हैं एक बैग की जिसमें बहुत से एप्पल्स हैं, हर एप्पल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. इट मीन्स इस केस में जो फोर्सेस हैं वो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है. नेक्स्ट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस देखते हैं. Unlike parallel forces are the forces that are parallel but have directions opposite to each other. यानी ऐसी forces जिनके डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है यानी एंटी पैरेलल हैं उन्हें हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एन एप्पल सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग. Weight of apple is acting vertically downwards and tension in the string is acting vertically upwards. सिंपली अगर हम एक एप्पल को स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दें तो इस केस में एप्पल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करती है. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं यानी कि डायरेक्शन ऑपोजिट है. नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 2, टॉर्क एंड कपल. टॉर्क एंड कपल में डिफरेंशिएट करना है तो ये भी आपने नोट करना है. पार्ट नंबर 1 भी आप बुक पे नोट कर सकते हैं. अगर आपने डेफिनेशन मार्क करनी है तो उसके साथ ही एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म में लिख लें. इस तरह से ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन मार्क कर लें और एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म में लिख लें. अगर आपको बुक पे मार्क करना ईजी नहीं लगता तो आप इसे नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है टॉर्क एंड कपल. तो टॉर्क की डेफिनेशन है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे. सिंपली इसका फॉर्मूला क्या है? टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू एल, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म. और फर्दर अगर हम इस फॉर्मूला में रिप्रेजेंटेशन देखें तो एफ रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड एल रिप्रेजेंट्स मोमेंट आर्म. अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर. ये सारी चीजें हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. अभी हमने डिफरेंशिएट करने के लिए से पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्कस किया है कि कैसे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे. तो पॉइंट नंबर 1 में इसकी डेफिनेशन आई, फिर फॉर्मूला आया और उसके बाद इसका यूनिट आया. फॉर्मूला में सिंपली क्या है? फोर्स और मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अब कपल के पॉइंट्स देख लेते हैं. A couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude but not along the same line. इसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है. तो फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर नेक्स्ट में इसका फॉर्मूला आएगा. टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एफ क्या है. एफ बेसिकली फोर्स है. ये जो दो फोर्सेज एक्ट करी है उनमें से ये एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है. हमने अभी डिस्कस किया अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं यानी कि मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है. तो हम सिर्फ एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से. अब ए बी क्या है उसे देख लेते हैं. एफ रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड ए बी रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस. कपल में क्या होता है? दोनों फोर्सेस डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन पे एक्ट करती हैं, डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन के अलोंग एक्ट करती हैं. तो इन लाइंस ऑफ एक्शन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है बेसिकली ए बी. तो यहाँ पे हमने वो डिस्टेंस ले लिया है और ये फोर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर हम इसका यूनिट देखें तो यूनिट आएगा न्यूटन मीटर. ये बेसिकली एक डिस्टेंस है, ये फोर्स है, तो यूनिट क्या आएगा इसका? न्यूटन मीटर. अब ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स अगर आप बुक पे इसको इजीली मार्क कर सकते हैं तो ये पॉइंट बुक में साइड में ऐड कर लें, अदरवाइज आप इसे नोटबुक पे नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 3 ऑफ सेम क्वेश्चन. पार्ट नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो इसका आंसर है पेज नंबर 101 और 102 पे. पेज नंबर 101 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है और पेज नंबर 102 पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है. आप ये दोनों डेफिनेशंस बुक पे मार्क कर लें, इनकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.4, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस. तो इसका आंसर है पेज नंबर 87 पे. ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 87 पे. इसमें ये डायग्राम्स भी आएंगी, वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे. इसके अलावा इस क्वेश्चन के आंसर में ये साइड इन्फॉर्मेशन भी आएगी. तो पेज नंबर 87 पे आपने ये सारा पार्ट मार्क कर लेना है फॉर द आंसर ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.4. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.5, हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 88 पे. बेसिकली ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि फोर्स को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में. तो ये है टॉपिक 4.3 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, पेज नंबर 88 पे. इसमें ये डायग्राम भी आएगी और इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आएगी. ये सारा बुक पे मार्क कर लें. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.6, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. इसका आंसर बुक में नहीं है तो आप ये नोटबुक पे नोट करेंगे. When no net force acts on a body,
देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। हमने डिस्कस किया था कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब बॉडी पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। अगर हम फर्दर इसे दूसरे वर्ड्स में डिस्कस करें, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं वो बॉडी रेस्ट में रहती है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने नोटबुक पे नोट करना है। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.7। 4.7 है एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इसका आंसर है पेज नंबर 97 और 98 पे। तो ये कंप्लीट टॉपिक है, इसमें साथ ये डायग्राम्स भी आएंगी, आप ये मार्क कर लें बुक पे ही। इसकी डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.8। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 98 और 99 पे। यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मार्क करें 4.8 का, और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अलावा अगर हम 4.9 क्वेश्चन देखें, व्हाट इज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये पूरा टॉपिक आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा विद डायग्राम। 4.8 क्वेश्चन में भी ये डायग्राम आएगी और 4.9 में भी आएगी। ये टॉपिक है पेज नंबर 98 और 99 पे, तो इसे आप बुक पे मार्क कर लें। Next we have exercise question 4.10. Give an example of a moving body which is in equilibrium. तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। A body moving with uniform velocity is in equilibrium. For example, a paratrooper coming down with terminal velocity is in equilibrium. ये आंसर आपने नोटबुक पे नोट करना है। हमने डिस्कस करना है एक एग्जाम्पल को जिसमें बॉडी मूव भी कर रही है और इक्विलिब्रियम में भी है। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है या तो वो रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। तो हम पैराट्रूपर की एग्जांपल लेते हैं। पैराट्रूपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आता है, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस केस में हम कहते हैं कि पैराट्रूपर टर्मिनल वेलोसिटी से यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन मोशन में है। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.11। ये क्वेश्चन भी आपने नोटबुक पे नोट करना है। थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर है a ball thrown upward becomes at rest at the top. At this state, it is not in equilibrium, although it is at rest. अगर हम एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करें तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल की वेलोसिटी हो जाती है 0, तो थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट में आ जाती है। तो इस केस में हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम है, लेकिन क्या होता है वो अपनी डाउनवर्ड मोशन कंटिन्यू रखती है और नीचे आ जाती है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में तो आ जाती है लेकिन फिर क्या है डाउनवर्ड आती है, तो इस केस में हम कह सकते हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.12 इज why a body cannot be in equilibrium due to single force acting on it. इसका आंसर भी आप नोटबुक पे नोट करेंगे। A single force acting on a body is not balanced and produces acceleration. Therefore, in the presence of a single force, body cannot be in equilibrium. सिंपली क्या है, अगर हम सिंगल फोर्स की बात करें, अगर किसी बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है तो उस फोर्स के एक्शन से बॉडी बैलेंस नहीं होगी और इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द बॉडी। वो कैसे, अगर बॉडी रेस्ट में है उस पर एक सिंगल फोर्स एक्ट करेगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर बॉडी मोशन में है और इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी रुक जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो इस केस में वेलोसिटी में फिर चेंज आ रहा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हमने इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम में जो भी बॉडी है उस केस में एक्सेलरेशन होता है 0, लेकिन यहाँ पे सिंगल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इस केस में हम कह सकते हैं बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इन द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल फोर्स। Next, we have exercise question 4.13. Why the height of vehicles is kept as low as possible? तो इसका आंसर है we know that smaller the height of center of gravity of a body, greater will be its stability. स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था जितनी ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कम होगी उतना ही बॉडी स्टेबल होगी। The height of vehicles is kept low to lower their center of gravity and as a result their stability increases. इसी तरह से अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखा जाता है ताकि व्हीकल्स स्टेबल रहें। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था व्हीकल्स की बेस को हैवियर डिजाइन किया जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पे रहे, और दूसरा पॉइंट ये था कि बेस को वाइड डिजाइन किया जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन बेस में से ही पास करे वाइल टेकिंग आर यू टर्न। तो ये आंसर भी आपने नोटबुक पे नोट करना है। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.14. Explain what is meant by stable, unstable and neutral equilibrium. Give one example in each case. स्टूडेंट्स ये टॉपिक डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर। टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन पेज नंबर 100 to 102, 100, 101 एंड 102। इन 3 पेजेस पे ये टॉपिक कंप्लीट है। ये कंप्लीट टॉपिक इस क्वेश्चन के आंसर में आएगा।
स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज हमने यूनिट नंबर 4 की तमाम एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट नंबर 4। आपने जो क्वेश्चंस मैंने मेंशन करवाए हैं आपने वो नोटबुक पे नोट करने हैं और बाकी तमाम क्वेश्चंस आपने बुक पे मार्क करने हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज।